दोस्तों, कैसे हो आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर भी जितने थे वो सारे हम लोगों ने देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है, या साथ ही साथ कि ये कितने भागों में बटे हुए हैं, प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं एक दूसरे एक अलग अलग ऑर्गन्स, और एनिमल्स के अंदर कंट्रोल, बॉडी पे कंट्रोल और एक एक एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल, या फिर और अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बिठाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पूरी तरीके से। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की को समझने से पहले सबसे पहले हमको इसकी मीनिंग जाननी कि कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी अपने दादा दादी को बोलते हुए सुना होगा कि अपने बच्चों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? समन्वय बनाना, एक दूसरे से मतलब उस पे हमारा कंट्रोल होना, यानी कि जो काम भी हम करने के लिए दे रहे हैं उसको वो उतना ही करे, उससे ज़्यादा ना कर दे। जैसे देखिए, हमारी बॉडी को भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बेहद ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हमारी हार्ट बीट चल रही है तो आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर वो 72 बार धड़कता है। अगर ये कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क जाएगा तो क्या होगा? हमारा अपनी बॉडी से कंट्रोल हट जाएगा। तो क्या होगा कि हमारा अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे वो जब भी वो हार्ट बीट जो 72 बार धड़क रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा बार धड़कने लगेगी और हार्ट अटैक से हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है? तो ये कंट्रोलिंग करने का काम हमारा ब्रेन और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड करता है। किस तरीके से करता है वो हम आज की क्लास में समझेंगे। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल का मतलब समझ गए। अब एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना। जैसे आपने क्रिकेट टीम को देखा है, एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा वो कोऑपरेट करके खेलते हैं, कोऑर्डिनेट करके खेलते हैं। यानी कि अगर बॉलिंग आ रही है तो जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है तो पीछे से कीपर भी तैयार होता है उस बॉल को कैच करने के लिए। साथ ही साथ जो फ्रंट में खड़े होते हैं वो लोग भी उस बॉल को कैच करने के लिए तैयार होते हैं। खुद जो बॉलर है वो भी तैयार हो जाता है उसको फेंकने के बाद कि उसको कैच करना है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। जब तक एक दूसरे के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी गेम को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसी तरीके से बॉडी के वर्क के लिए भी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। एक दूसरे का, जैसे मैंने आपको जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जो हमने पढ़ा पूरा प्रोसेस देखा, तो आपने देखा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो एल्वियोलाइज काम कर रहे थे, क्या एल्वियोलाइज बिना ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के बिना ही का काम कर सकते थे क्या? एल्वियोलाइज के पास अगर वो ब्लड वेसल्स नहीं होते तो क्या वो ऑक्सीजन जो था वो पूरे बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, है ना? तो इसी तरीके से एक दूसरे के काम में हेल्प करके सारे सिस्टम एक दूसरे को अपने अपने काम में हेल्प करते हैं, और हेल्प के द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी कंट्रोल्स चल रहे हैं ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी अभी मैंने बताया कि इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है कि हमारे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स पाए जाते हैं, और ये नर्व सेल्स ही मैंने बताया था आपको कि हमारे बॉडी के अंदर पूरा नर्व का जाल बिछा हुआ है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ये सारी जितने भी नलिकाएं हैं बॉडी के अंदर, जितने भी पतले पतले नलिकाएं हैं, ये सब जाल की तरह फैले हुए हैं। और यही जाल जो है वो सूचनाओं को इधर उधर प्रसारित करने में, सूचनाओं को इधर उधर, इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है? तो हम देखिए दो तरह से ये सूचनाएं जो होती हैं, ये मैसेजेस जो होते हैं, वो ब्रेन से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक और अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो ये दोनों पार्ट्स कौन कौन है? ये हार्मोनल सिस्टम काम करता है इसमें, और साथ ही साथ हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है।
एनिमल्स में क्या करता है कि केवल नर्वस सिस्टम जो है वो एनिमल्स में ही केवल काम करता है, नर्वस सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते। जबकि हार्मोनल सिस्टम जो है वो हमारे अंदर भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि नर्व सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि मसल्स को ढोने का काम करता है। नर्व्स में तो नॉर्मली हम जानते हैं कि ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर और भी चीज़ें जैसे प्लाज्मा है, साथ में आपका आरबीसी है, हेमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी है, तो क्या ये सब मसल्स को ढोने का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें जो नर्व सिस्टम में जो काम करता है मैसेज को इधर उधर पहुंचाने का, ये करता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तो ये यूनिट है किसका? नर्व सेल्स का, है ना। नर्व सेल्स के यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यूनिट मतलब जो उसका एक पार्ट हुआ उसको हम न्यूरॉन कहेंगे। जब ये पूरी तरह से काम करते हैं मिलके तो इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कि न्यूरॉन्स क्या है? वो नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है। ठीक है, अब ये रहा आपका स्ट्रक्चर। यूनिट ऑफ नर्व सेल्स जो है इसको हम इस रूप में देखते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? नर्व सेल का। अब देखिए कि होता क्या है कि हमारे जितने भी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। तो कौन कौन से हैं? नोज है, आईज है, टंग है, उसके बाद स्किन है और साथ ही साथ और कौन सा है? ईयर है। तो ये सेंस ऑर्गन्स से ही काम करते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जितने भी सेंस ऑर्गन हैं इन सभी सेंस ऑर्गन से जुड़े होते हैं। इनके ये जो डेंड्राइट्स पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जो जाल की तरह, ये इतना ही नहीं होता। ये जो आपको इतना दिख रहा है ये पार्टिकुलरली बहुत सारे पतले 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 जाल के रूप में पूरे फैला हुआ होता है, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये क्या करता है कि जहाँ से मसल्स, वो ये अलग अलग मसल्स में क्या होते हैं कि फैले होते हैं। कौन? डेंड्राइट्स। अब ये अलग अलग मसल्स में जब फैलेगा तब क्या होगा कि जहाँ पर ये डेंड्राइट्स और मैस्कुलर जो सेल है वो जहाँ पे अटैच करते हैं, दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ ये डेंड्राइट्स अटैच्ड होते हैं और वहाँ पे से क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चींटी ने काटा या फिर हमने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, तब जैसे ही हमारे सेंस ऑर्गन जो यहाँ पे जैसे हमारी जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन का काम कर रही है, यहाँ पे डेंड्राइट्स फैले हुए हैं। ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि ये मैसेज को कैरी करते हैं जल्दी से। एक इलेक्ट्रिक करंट में उसको उस जो केमिकल रिलीज हुआ, वहाँ पे केमिकल रिलीज होती है, वो केमिकल को इलेक्ट्रिक करंट के रूप में वो जनरेट करता है और वो सेल बॉडी को दे देता है कि यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सेल बॉडी क्या करता है कि ये ट्रांसफर करता है एक्सॉन को। ठीक है, ये एक्सॉन को ट्रांसफर करेगा। अब ये एक्सॉन क्या करेगा कि इसको फिर वो आगे की ओर बढ़ाएगा। यहाँ पे खाली स्थान होता है जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। दो, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे ही नहीं होता है। ये जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं न्यूरॉन का, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इस सिनेप्स के बाद जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद से फिर यहाँ पे एक न्यूरॉन आता है। ठीक है, अब ये डेंड्राइट्स सेल बॉडी से होता हुआ ये गया एक्सॉन के पास। एक्सॉन जो है वो नर्व एंडिंग तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक मैसेज के रूप में जो करंट जनरेट हुई थी, ये क्या करता है कि फिर से यहाँ पे केमिकल रूप में चेंज हो जाता है और केमिकल के रूप में चेंज हो जाएगा तो फिर इसको वो ट्रांसफर करता है आगे की ओर, धक्के के साथ वो आगे भेजता है और आगे वाले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो उसको फिर से एब्जॉर्ब करते हैं। और इस तरीके से ये इतनी तेजी से ये घटना होती है कि मतलब एक पलक झपकने से भी बहुत ज़्यादा तेज, है ना। ये इतनी तेजी से ये घटना होती है कि आप सोच भी नहीं पाते हो। आप सोचते हो, जैसे देखो कि अगर एक चींटी आपको काटी, आपके ब्रेन को तुरंत सोचना मिल जाती है कि चींटी ने हमें काटा है।
तो वो किसके माध्यम से, तो वो मिल रहा है हमारे न्यूरॉन्स के माध्यम से। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये एक नर्व सेल है। नर्व सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं वो मैं एक बार दिखा दूं आपको। ये आपका हो गया डेंड्राइट्स, जो कि सूचनाओं को लेने का काम करता है, किसको, मैसेज को लेने का काम करता है, किसके द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, किस माध्यम से लेता है, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा लेता है। ये सेल बॉडी हो गई इसकी। अब कोई भी सेल है तो उसका सेल बॉडी तो होगा ही, जहाँ पे न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होंगे। तो ये जो बीच का खाली सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा ये साइटोप्लाज्म वाली एरिया है, जहाँ पे आपके अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। बीच में जो ये ठोस पदार्थ दिख रहा है आपको ब्लैक सा, वो क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि हर सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो पाए जाएंगे, है ना। उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे, तो ये आपको एक्सॉन दिख रहा है। ये एक्सॉन क्या करता है कि ये मैसेज को आगे की ओर कैरी करने का काम करता है, आगे की ओर ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद ये जो यहाँ से फिर से बहुत सारे डेंड्राइट्स जैसे यहाँ पे बटे हुए थे, वैसे ही यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है, ये क्या करती है कि उस इलेक्ट्रिक करंट को, उस इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हुआ है केमिकल से, फिर उसको केमिकल में चेंज करती है और वो सिनेप्स के माध्यम से बढ़ता है दूसरे डेंड्राइट्स तक। दूसरे डेंड्राइट्स फिर से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर से वो सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से सिनेप्स तक पहुंचता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा ये जो मैसेज हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं, या फिर वापस भी जब ये मैसेज आते हैं, जैसे मान लीजिए हमें किसी मच्छर ने काटा, तो दूसरे हाथ को ये ऑर्डर देना कि जाओ उस मच्छर को मारो, तो वो भी कौन करता है, हमारा ब्रेन कर रहा है। वो वहाँ से फिर से वहाँ से ब्रेन जो है वो फिर से ऑर्डर देता है नर्व सेल को कि आप जाओ वहाँ से दूसरे हाथ को बोलो कि वो उस मच्छर को जाके हटाए। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये मैसेज का लेन देन वाली जो पूरी प्रक्रिया होती है वो हो रही है। यहाँ पे मैंने बताया आपको डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, वो मैसेज को रिसीव करता है। सेल बॉडी का काम क्या है कि वो मैसेज को कैरी करके, यानी कि सेल को जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, वो सेल बॉडी के अंदर पाई जाएगी। न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन इसके अंदर भी होगा, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ एक्सॉन क्या है, ये एक्सॉन काम करता है मैसेज को कैरी करने को, और नर्व एंडिंग जो है वो जो इलेक्ट्रिक रूप में जो मैसेज आ रहे थे उसको वो केमिकल रूप में चेंज करके आगे बढ़ाने का काम करता है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हम शुरू से देख रहे हैं कि इसका काम क्या है कि न्यूरॉन सेंड सिग्नल्स एट एंड एक्शन पेसेंशियल, यानी कि पोटेंशियल लिखा हुआ है, यानी कि ये नर्व्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं, और जितने भी एक्शन हम कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, या फिर आपको पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर हम चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये हमारा ब्रेन कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। और इसके लिए जो मैसेजेस सेंड करने हैं, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से बोलना है, कौन कौन से वर्ड्स आपको बोलने हैं, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी बना रही है वो किसके द्वारा, वो न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक है। दूसरी बात कि नर्व सेल सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से मिलने वाला सिग्नल्स जो है उसको भी रिसीव और सेंड करने का काम कौन करता है, वो नर्व सेल करता है। एक्सॉन अलाउज न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू अदर सेल, यानी कि एक्सॉन जो है वो आगे की ओर ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल जो हैं भेजे जा रहे हैं, जो है ना, अभी मैंने बताया कि केमिकल सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है, फिर सिनेप्स तक पहुंचने के बाद जैसे ही वो नर्व एंड के पास पहुंचते हैं, तो वहां से फिर क्या होता है कि ये जो केमिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो फिर से केमिकल सिग्नल में बदल के और अगले सेल तक जाते हैं, न्यूरॉन सेल तक। ठीक है। ये मैंने लास्ट में एक बात बताई है कि ए बर्थ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी के अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि न्यूरॉन का जो वर्क है ये आपको समझ में आया होगा कि सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर किस तरह से पहुंच रहे हैं, और कौन कौन से सेल्स के अंदर ये न्यूरॉन का सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। इन पार्ट्स को आपने अच्छे से समझा होगा, इसके काम को अच्छे से समझा होगा। तो आई होप ये
फिगर जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपको अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस रखिएगा, प्रैक्टिस करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम भी याद रखिएगा ताकि इसका वर्क जो है वो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ के हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारी जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक